बस लोगों से यही कहना चाहती हूँ, आप भले ही भाजपा के समर्थक होंगे, अभी भी शायद आप अंधे होंगे, कुछ औरतें भी जो शायद उच्च जाति की होंगी अभी भी अंधी होंगी और सोच रही होंगी कि आदित्यनाथ बहुत अच्छा है, दलितों के साथ ये हो रहा है, हमारे साथ नहीं होगा। उनको मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इस बात को आंख खोल लीजिए, आपके जीवन का कोई मतलब नहीं है। यूपी में नहीं है, अब पूरे भारत में नहीं होगा। इसमें बलरामपुर में अरेस्ट कर लिया, हाथरस में क्यों नहीं किया पहले, ये हम पूछ रहे हैं। क्योंकि चीफ मिनिस्टर ठाकुर जाति का है, अपने लोगों को बचाना है, इसलिए ये बात है। इससे ज्यादा पूरे मामले में क्यों नहीं है। ये हाथरस है, ये उधर का एग्जाम्पल है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन अप करने की बजाय पीड़िता को न्याय देने के लिए एक दो शब्द बोल ही दे अगर चीफ मिनिस्टर, वो भी अब प्रिटेंस खत्म हो चुका है। पहले तो ये था कि सबको पता है चीफ मिनिस्टर झूठा है, झूठ बोलता है, चीफ मिनिस्टर को दलितों के जीवन का कोई पड़ा नहीं है, महिलाओं के जीवन का कुछ पड़ा नहीं है, उन्नाव में हमने देख लिया। लेकिन दो शब्द बोल दे कि हाँ हम न्याय देंगे, ये भी अब वो नहीं बोलेगा, क्योंकि अब प्रिटेंस ऑफ जस्टिस भी खत्म हो गया है। सीएम तो बोल रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर क्या बोल रहा है, चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हुआ है। धत तेरी की कॉन्स्पिरेसी हुआ है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं यूपी के चीफ मिनिस्टर को बदनाम करने के लिए। तो मतलब आज दिल्ली पुलिस के लिए भी कॉन्स्पिरेसी वर्ड बहुत फेमस है। हम लोगों ने पिछले 6 महीने में देख लिया, कॉन्स्पिरेसी बोलते बोलते जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको टेरर एक्ट में बंद कर दिया, स्टूडेंट्स के ऊपर यूएपीए लगा दिया अभी, क्योंकि वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ बोल रहे थे। और आज यूपी का चीफ मिनिस्टर किसको क्रिमिनलाइज कर रहा है, वो बोल रहा है कि जितने एंटी कास्ट एक्टिविस्ट हैं, जो दलित के पक्ष में आवाज उठाते हैं, जो दलित हैं, उन लोगोों को आज बोल रहा है कि तुमने कॉन्स्पिरेसी किया। ये तो झूठ है ना, सरासर झूठ है। दंगा कौन करा रहा है, केस को कौन पॉलिटिसाइज कर रहा है, आप देखिए। क्रोनोलॉजी ये लोग बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो हम भी समझा दे। शुरू में ही पहले जब पीड़िता के परिवार ने बोला एफआईआर करिए, उत्तर प्रदेश पुलिस को क्या करना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशनली, एफआईआर लिखना चाहिए था, आरोपियों को पकड़ना चाहिए था, ट्रायल कराना चाहिए था, फेयर ट्रायल होता, पता चलता। लेकिन पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी, बहुत दिन तक एफआईआर नहीं लिखी। कई दिन बाद उसके बाद जब पीड़िता की हालत खराब हो गई, हॉस्पिटल पहले नहीं भेजा, उसके बाद जब प्रेशर बना तो दिल्ली के सफदरजंग में भेजा, जहाँ पर उनका देहांत हो गया। फिर क्या हुआ, क्या करना चाहिए था, तब भी चांस था कि न्याय करता। डाइंग जो उन्होंने डिक्लेरेशन दिया था, मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दिया था, उसमें साफ बोला था कि मेरे साथ कोशिश की गई, जबरदस्ती की गई, जो कि साफ दिखा रहा है कि रेप उनके साथ हुआ था। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्या किया, उसने जाकर रात को सबसे दूर बॉडी को जला दिया। क्या मैसेज दे रहा था वो पूरे भारत को, कानून को जला रहा था वो। और उसके बाद भी चांस था इनके पास कि शायद वो सुधार करते, लेकिन उन्होंने क्या किया, यूपी पुलिस ने ऑन कैमरा आके बोला कि रेप ही नहीं हुआ, क्योंकि सेमेन नहीं मिला। ये कैसे बोल सकते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन हो गया क्या वो विक्टिम की डाइंग डिक्लेरेशन का कोई वैल्यू नहीं है? वो सारे जो वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं, जो कि नहीं होने चाहिए थे, अगर सच में लॉ एंड ऑर्डर होता तब भी क्या उसका भी कोई वैल्यू नहीं है? क्या किसी जीवन का वैल्यू नहीं है भारत के अंदर? मैं बस लोगों से यही कहना चाहती हूँ, आप भले ही भाजपा के समर्थक होंगे, अभी भी शायद आप अंधे होंगे, कुछ औरतें भी जो शायद उच्च जाति की होंगी अभी भी अंधी होंगी और सोच रही होंगी कि आदित्यनाथ बहुत अच्छा है, दलितों के साथ ये हो रहा है, हमारे साथ नहीं होगा। उनको मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इस बात को आंख खोल लीजिए, आपके जीवन का कोई मतलब नहीं है। यूपी में नहीं है, अब पूरे भारत में नहीं होगा। जीवन का हमारी कोई मतलब नहीं है, बेयर लाइफ हम लोग जी रहे हैं। लेकिन हाथरस मामले को लेकर स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा जो लोग हाथरस की बात उठा रहे हैं वो राजस्थान की भी तो बात उठाए, राजस्थान में भी तो रेप हो रहे हैं, राजस्थान के अंदर भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है, गुड़गांव में भी हुआ। बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है कि ये हर जगह हो रहा है। 2012 के अंदर मैं 12वीं क्लास में थी, तब हम इंडिया गेट आए थे ये बोलने के लिए कि जस्टिस को इंश्योर करिए, या इनफ इज इनफ, ये समझिए कि लड़की की गलती नहीं होती, ये बोलने आए थे बेसिक बात। और आज भी जब मैं लॉ पास कर चुकी हूँ, 6-7 साल हो गया है, उसके बाद भी हम ये बात को बोल रहे हैं। लेकिन हाथरस का केस अलग है, इस बात को बोलना पड़ेगा, क्योंकि पूरा तंत्र, पूरा स्टेट इस बात को बोलने के लिए लग गया कि पीड़िता के साथ तो रेप ही नहीं हुआ। पूरा तंत्र इस बात को बचाने के लिए लग गया कि इसको कास्ट एंगल मत दीजिए, लेकिन वो कास्ट एंगल है, क्योंकि उसके साथ जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि वो दलित महिला थी। और जिन लोगों ने, कल उच्च जाति के लोगों ने जो वहाँ पर पंचायत किया, वो इस साफ ठाकुरों ने जो पंचायत किया, और जो ठाकुर आदमी बैठकर बाहर बाहुबली की तरह टीका लगाकर, जब चंद्रशेखर गए थे उनकी पीड़िता के परिवार से मिलने, जो बैठकर धमकी दे रहा था, जग से बड़े मजे से पानी पी रहा था, क्या दिखा रहा था कि भाई बाहर बैठा है तू बाहर आ, ये क्या है? ये यही है ठाकुर, यही कास्टिज्म है, यही जो लोग बोल रहे हैं। लेकिन जितनी तेजी से हाथरस मामले को उठाया गया, बलरामपुर मामले को क्यों नहीं उठाया गया? सब लोग उठा रहे हैं, क्यों नहीं उठा रहे हैं? बलरामपुर पे भी बोल रहे हैं, राजस्थान पे भी बोल रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर हाथरस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं?
हम थोड़ी बैठे हैं सरकार के अंदर, हम थोड़ी जस्टिस देंगे। मैं थोड़ी FIR लिख रही हूँ, मेरी अकाउंटेबिलिटी थोड़ी है, चीफ मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी है, सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी है। क्यों नहीं पहले FIR लिखा हाथरस के केस में? बलरामपुर में अरेस्ट कर लिया, हाथरस में क्यों नहीं किया पहले? ये हम पूछ रहे हैं। क्योंकि चीफ मिनिस्टर ठाकुर जाति का है, अपने लोगों को बचाना है, इसलिए ये बात है। इससे ज्यादा पूरे मामले में जाति फैक्टर बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। जाति फैक्टर भूमिका निभा रहा है, क्योंकि कल जो पंचायत हुई थी उसमें कोई और लोग नहीं बैठे थे, उसमें ठाकुर लोग बैठे थे, तो जाति फैक्टर है। आज भी हुई है, यही हम बोल रहे हैं। तो पंचायत तो चल रहा है, तो क्या दिखा रहा है? यही दिखा रहा है ना कि इस देश के अंदर पैरेलल कोर्ट है, पैरेलल खाप का कोर्ट चलता है। एक आपका लॉ एंड ऑर्डर का वो कोर्ट है जहाँ पर हम जैसे लोगों को फंसाया जाएगा, फिर हमारा ट्रायल होगा, हमारी पेशी होगी। और एक कोर्ट है जो कल और आज या पहले से लग रहा है भाजपा के नेता के घर में, जो ठाकुर है, और वहाँ पर 500 आदमी ठाकुर के जाकर बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि एक महिला के साथ, दलित महिला के साथ रेप हुआ था या नहीं हुआ था। ये हो रहा है। आप मानते हैं पीड़ित परिवार की जान को खतरा है वहाँ पर, वो सेफ नहीं है जिस प्रकार का माहौल वहाँ पर? बिल्कुल खतरा है, बिल्कुल खतरा है, लेकिन किससे एक्सपेक्ट करें कि उनको प्रोटेक्ट करें? इसीलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि कंगना को सिक्योरिटी मिल सकती है, तो इनको क्यों नहीं मिल सकती? कंगना रनौत तो बोलती भी भाजपा के पक्ष में है, तो उनको सिक्योरिटी मिलती है। और कंगना रनौत कौन है, मैं उसके ऊपर तो बात ही नहीं करना चाहती। मुझे लगता है वो टाइम वेस्ट है, वो डिस्ट्रैक्शन है बहुत बड़ा रियल चीज़ों से। और रियल चीज़ तो अभी कहा जातिवाद है नहीं, आप कह रही हैं जाति फैक्टर है पूरे मामले में। देश में जातिवाद रहा है नहीं। देश में जातिवाद नहीं रहा ना, जो जिन लोगों को जाति दिखता नहीं है क्योंकि वो इतने सारे प्रिविलेज हैं, उनको जाति क्यों दिखेगा? उनको कभी स्ट्रगल थोड़ी करना पड़ा है, उनके लोग कभी दंगों में मरे नहीं है ना, उनको कहाँ से पता चलेगा कि देश के अंदर क्या हालत है? जिनके लोग मरते हैं, जो पीड़ित होते हैं, उनको याद रहता है। लेकिन अफसोस की बात है कि पीड़ित मर जाता है और मरा हुआ लोग वोट नहीं करता, इसीलिए मरा हुआ लोग कोई काम का नहीं होता। लेकिन अब तो SIT बना दी है और अब CBI भी जांच होनी है ना। SIT किसने, SIT क्यों बनाई? अगर सच में जस्टिस देना चाहते हैं या इंश्योर करना चाहते हैं, तो लोग बोल रहे हैं, जो दलित लोग बोल रहे हैं वहाँ पर, जो बहुजन नेता चंद्रशेखर आज़ाद बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा एक इंक्वायरी बनाइए। अगर आप में हिम्मत है तो बना दीजिए इंक्वायरी। यही आपने चंद्रशेखर की बात की, चंद्रशेखर ने आज कहा है कि यूपी सरकार दंगा कराना चाहती है। यूपी सरकार तो कुछ भी करा देगी। यूपी सरकार को इतना शर्म नहीं आया कि जो NTCA प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर NSA लगा दिया। यूपी सरकार डॉक्टर कफील खान को 7 महीने के लिए बंद कर दिया, एक ऐसे भाषण के लिए जिस भाषण के लिए उनको प्राइज मिलना चाहिए था। ये यूपी सरकार है, तो यूपी सरकार से क्या एक्सपेक्ट किया जाए? चलिए ठीक है, धन्यवाद।